हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ब्रेन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 7 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। जो ऑर्गिन ऑफ ए स्पीसीज है वो पुस्तक का नाम है, तो उसको किसने लिखा, इस पुस्तक को किसने लिखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डार्विन जो है उसी ने ऑर्गिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक बुक लिखी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मनुष्य इंसान है उसमें कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो उसमें जो होता है, उसमें मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और टोटल 46 होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो मनुष्य में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। जो कीट है, कीड़ा मकोड़ा, उसके पंख की और चमगादड़ के पंख किस तरह के हैं। ऑप्शन ए है समजात अंग, ऑप्शन बी है अवशेषी अंग, ऑप्शन सी है स्मृति अंग और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समवृत्ति अंग है। क्या है, समवृत्ति अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। ऐसा जो अभी वर्तमान में ऐसे प्राणी हैं जिसके संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में कोई अंग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो वो जो हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हो जाएगा बी, अवशेषी अंग। क्या हो जाएगा, वो अवशेषी अंग है क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं, उपयोग ही नहीं है, तो इसीलिए ये हो जाएगा अवशेषी अंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। जो जीन शब्द है उसकी प्रस्तावना किसने की थी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो मंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का ए, शर्मक जो है वही वो वैज्ञानिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बना होता है। डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के इससे गुणसूत्र बना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। जो कोशिका है उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द जो है वो किसने प्रस्तुत किया, किसने जीन शब्द का जो पहले प्रयोग किया। तो इसका जो हो जाएगा 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, जॉनसन ने ही जीन शब्द को प्रस्तुत किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लेक्स किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। कौन से जल में मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेल्स, यानी उसका नाम है मादा एनोफ्लेस, वो कैसे जल में होता है। ए है साफ जल, बी है गंदा जल, सी है मीठा जल, डी है इनमें से सभी। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, गंदा जल। गंदा जल में ही मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर पैदा होता है, उत्पन्न होता है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करता है जो मच्छर, वो मच्छर कहाँ पैदा होता है, कौन से जल में होता है।
तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। हाँ दोस्तों, ए जो होगा सही आंसर होगा, क्योंकि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर वो साफ जल में ही उत्पन्न होता है, और मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल में, और डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। अवशेषी अंग का उदाहरण है, कौन है जो अवशेषी अंग का उदाहरण है? ये चारों में से कौन है जो अवशेषी अंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्ण पल्लव की पेशियां, बी है पुच्छ कशेरुकाएं, सी है निषेचक पटल, डी है इनमें से सभी। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है वो अवशेषी अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। समजात अंगों के उदाहरण है, क्या है जो समजात अंगों के उदाहरण है? ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय, डी है उपरोक्त सभी। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपद जो है सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ कोई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? जो विकासीय दृष्टिकोण है उसमें किससे अधिक समानता है? ए है चीन के विद्यार्थी, बी है चिंपैंजी, सी है मकड़ी, डी है जीवाणु। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा तो बी होगा। क्या होगा? बी, चिंपैंजी से ही दृष्टिकोण से हमारी समानता है, चिंपैंजी की दृष्टिकोण से ही हमारी दृष्टिकोण की समानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। जो लैंगिक जनन है उसके उपरांत और संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी, अधिक होगी, एक समान होगी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। क्या हो जाएगा? बी। बी इसका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि अधिक होती लैंगिक जनन के उपरांत जो है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।